नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अब 5वें चरण के चुनाव हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में 6वें और 7वें यानी अंतिम चरणों के 2 चरणों के चुनाव होने हैं। कुल इनकी 111 सीटें हैं और इन 111 सीटों में जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो देश भर में बहुत सारे सर्वेक्षण कंपनियों को सलाह देते हैं, हमारे टीवी पैनल्स में आते हैं, लिखते हैं, उन सब की ये राय है कि ये वो एरिया है जहां पे फिर से जो सरकार को चुनौती देने वाला गठबंधन है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, वो बड़ी ताकतवर स्थिति में है। तो ऐसा क्यों है और इन 2 क्षेत्रों में यहाँ का सामाजिक विन्यास कैसा है, पिछले नतीजों का आकलन क्या कहता है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र जो है वो सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत ही इनविंसिबल जैसे हैं, कठिन है। हमारे जो एक है, आप कह सकते हैं कि आंकड़ों के रणनीतिकार मिलन कुमार जी हैं, आपके साथ बगल में आप देख ही रहे। इन्होंने इनमें से 10 जिले छांटे हैं जो ऐसे जिले हैं जो सबसे कठिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में, और जिनमें 62 या 63 सीटें हैं, एग्जैक्टली अभी वो आपको बताएंगे। इन सीटों में ये माना जा रहा है कि अधिकांश सीटें, ये स्ट्राइक रेट बहुत हैवी हो सकता है, वो आंकड़ों की भाषा में अभी मिलन कुमार जी ही समझाएंगे आपको, क्योंकि वहां जो जाके लोग लौट रहे हैं, पत्रकार, सर्वेक्षणकर्ता और अन्य, उनसे, और वहां जो स्थानीय पत्रकार हैं उनसे बातचीत में ऐसा लगता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने है। तो इन 10 जिलों में क्या जादू हो सकता है इस चुनाव में, क्या नीचे जमीन की स्थितियां क्या है, इस पर हम मिलन कुमार जी के आंकड़ों की तफसील से बात करते हैं, उन संभावनाओं पर बात करते हैं, और आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिसमें आपको जानने के बाद एक तरह का ज्ञानवर्धन होना चाहिए, ऐसी हमारी आकांक्षा है। तो मिलन कुमार जी, आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को वो 10 खतरनाक जिलों की लिस्ट दिखाएं जो इस चुनाव में भारी उलटफेर कर सकते हैं, जहां 62 या 63 सीटें हैं। एग्जैक्टली आप बता रहे थे सुबह, मैं स्लिप कर रहा हूँ, 62 है या 63 है, कितनी है? 63 सीटें हैं। तो इनमें क्या रहा है पहले, यहाँ का सामाजिक विन्यास क्या है, पिछले मत प्रतिशत क्या है, वगैरह वगैरह, आपके पास बड़ी पोटली है। तो मैं अब माइक आपके हाथ, बताइए हमको कि क्या हो रहा है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शीतल जी, आपने अभी एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था कि खतरनाक, तो वास्तव में ये 10 जिले जो है ये एक डेंजर जोन है बीजेपी के लिए। ठीक। और इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। पहले मैं आपको इन 10 जिलों के नाम बता दूं जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे जी। तो ये 10 जिले जो डेंजर जोन में आते हैं ये है अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, माऊ, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और संत कबीर नगर। तो ये गिन के जो है मतलब 10 जिनको हमने नाम दिया है 10 टॉपलर्स। टॉपल तो आप जानते हैं टॉपल का मतलब गिराना होता है। तो ये 10 टॉपलर साबित हो सकते हैं जहां बीजेपी की जमीन काफी हद तक खिसक सकती है, जिसको हम आंकड़ों के साथ जो है हम इनका थोड़ा एग्जामिन करेंगे। जी जी। तो पहले हम ये देख लें कि ये जो है इनमें पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर गठबंधन और बीएसपी, अच्छा ये एक ऐसी सीटें हैं, ये 10 डिस्ट्रिक्ट जहां पर 2017 के कंपैरिजन में गठबंधन और मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, गठबंधन और बीएसपी जो है ये बहुत अच्छी स्थिति से शुरुआत कर रहे हैं। मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कंपेयर टू जो बाकी हमारे फेजेस थे उनसे जब हम इनकी तुलना करते हैं तो इनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। ठीक। अब इनमें जो 2017 की स्थिति क्या है जी। गठबंधन की 15 सीटें हैं जी, बीएसपी की 9, यानी दोनों को मिलाकर 15 और 9 24 सीटें ऑलरेडी यहाँ गठबंधन और बीएसपी के पास है, और बीजेपी के पास यहाँ पे 39 सीट्स हैं। अच्छा। तो यानी 63 में से आप देखिए, अगर हम पहले देखें तो कई जगह तो ऐसा था कि 55 में से 53 सीटें जो है बीजेपी के पास थी। तो इससे मोटा मोटा आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर जो है
की स्थिति ऑलरेडी कितनी अच्छी है। जी। अब इसमें एक गौर करने की बात है, जी। हमने ये भी देखा था कि बाकी फेजेस में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था ये काफी अच्छा था। जी। अब इसमें गठबंधन का वोट प्रतिशत जो है वो है 29.1%, ठीक। बीएसपी का है 26.25, यानी अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ऑलरेडी 55% वोट जो है यहाँ बीएसपी और गठबंधन का हो जाता है। ठीक। और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो यहाँ पर सिर्फ 34.6% है। अच्छा, ये एक बड़ा मेजर आंकड़ा आप आपको बता थोड़ा रहे हैं आइडिया लगने लगा कि होगा। औसतन पिछले चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 41% से ज्यादा वोट मिला था उत्तर प्रदेश के औसत में, लेकिन ये वो 10 जिले हैं जहां उसका मत प्रतिशत उससे काफी नीचे आके 34% के आसपास है। तो ये जो वजह है, ये वो संभावनाएं जगाती है जिसकी ओर मिलन कुमार जी की आंकड़ों की पोटली इशारा कर रही है। इसलिए इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपके सामने भी तस्वीर साफ होगी कि जब कोई पत्रकार या कोई अन्य वहां पर जाता है और एकाएक ऐसी चीजें पाता है जो वो बाकी प्रदेश में नहीं पाता, तो उसकी मूल वजह में ये आंकड़े। जी बताएं। अब हम एक और कंपैरिजन पर आते हैं जिससे थोड़ी जो है मतलब स्थिति और साफ हो जाएगी जी। कि बाकी फेज के मुकाबले गठबंधन का जो चैलेंज है, गठबंधन की जो चुनौती है वो थोड़ी सी कम क्यों हो जाती है। अगर हम लीड्स की बात करें जी, तो सीधे जो है मैं एक फिगर लेता हूं कि 30,000 से ऊपर वाली जो है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 30,000 से ऊपर वाली अगर हम लोग बात करें जी, तो इसमें जो है पहले फेज में जो है ऐसी जो है करीब पहला फेज मैं 20,000 से ऊपर की बात करता हूँ, 20,000 एंड अबव। तो फेज 3 में 38 सीटें थी, फेज 4 में 43, 38, फेज 4 में 43 और फेज 5 में 44। अच्छा, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 20,000 से ऊपर वाली जो सीट्स हैं ये काफी चुनौती वाली मानी जाती हैं। तो इन आंकड़ों से जो है एक समझ बनती है कि ये पहले जो गए 3 फेज से ये कितने डिफिकल्ट थे गठबंधन के लिए, 38, 43 एंड 44। पर हम जब इस वाले फेज में आते हैं जी, ये जो मतलब इस फेज को मैं कह रहा हूँ, ये हम लोगों ने जो 10 जिले छांटे हैं जी, ये जो 10 जिले हमने छांटे हैं, तो 43 और 44 की तुलना में यहाँ पर महज 18 सीट्स, खाली 18 सीट्स रह जाती है। वाह वाह। अब आपके में अब मैं इस आंकड़े को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर, देखिए सारे सेफोलॉजिस्ट जो है उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का एनालिसिस करते समय ये कहते हैं कि वो सीटें गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी जो 20,000 से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले चुनाव में जीती गई है। वो इनको सेग्रीगेट करते हैं, हर चरण में इसको सेग्रीगेट करते हैं। यही मिलन जी ने सेग्रीगेट किया है, पिछले आंकड़ों में ये देखते आए हैं। और अब जो इन 2 चरणों में ये खास 10 जिले हैं जिसमें मत प्रतिशत में हमने आपको बताया कि 41% की जगह 34% है, यानी करीब 7% का ये 2017 का आंकड़ा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस की थी और 325 सीटें उनके गठबंधन ने जीती थी। ये उसका आंकड़ा है कि उसमें उनको इस क्षेत्र में 7% वोट कम थे और 20,000 से ज्यादा जीती हुई सीटें यहाँ 20 भी नहीं है, 18 है 63 में से, जबकि दूसरी जगहों पे 59, 57, 58 इस तरह के आंकड़े थे, उनमें वो 44, 40 या उससे ज्यादा रही है। तो यानी ये जो विंसिबल सीट्स हैं जिनको गठबंधन चुनौती दे सकता है, उनकी संख्या 63 में सिर्फ 18 रोकती है ऐसी सीटें, बाकी सब चली आती है जिनमें चुनौती वो दे सकता है। जी आप बताएं। अब एक आंकड़ा और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग जी। पहले 3 फेजेस में एक चीज पाई गई थी जी, कि जो 50,000 से ऊपर का जो मार्जिन था जी, अब आप इस पे जरा गौर करें कि 50,000 से ऊपर का जो मार्जिन था, फेज 3 में ऐसी 16 सीटें थी। अच्छा। और फेज 4 में ऐसी, हाँ जी हाँ, और फेज 4 में भी ऐसी 16 सीटें, 50,000 के ऊपर वाली जी। तो आप सोचिए कितना। लेकिन हम जब इन पर आते हैं, इन जो है 10 डिस्ट्रिक्ट्स की 63 सीटों में, तो महज 1 सीट बनती है, सिर्फ 1 सीट। क्या आंकड़ा निकाला है आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
तो देखिए इन 10 जिलों की 63 सीटों में सिर्फ एक सीट है जिसे भारतीय जनता पार्टी उस तरह से जीती जैसी वो दूसरे चरणों में बहुत सारी सीटें, दर्जनों सीटें जीती थी, जो 50,000 से ऊपर की सीट होती है और जिसे माना जाता है कि वो उनके लिए अभेद्य किला है। तो ये सीट सिर्फ एक है इन 63 में से। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। जी आगे बताएं। तो ये तो हो गई 2017 की स्थिति जी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम इनको डेंजर जोन क्यों बोलते हैं। तो मैंने आज आपके सामने मैं 2 सिनेरियोस पेश करने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स जो है, ये सारा संभावनाओं का खेल है, बाकायदा, है ना। जी जी अब जी क्या जी हो सकता है ये तो हमें 10 तारीख को ही पता चलेगा, जी जी लेकिन जी। हम अलग अलग सिनेरियोस कंस्ट्रक्ट करके हाँ, एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि स्थिति किस दिशा में जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अब एक हम सिनेरियो लेते हैं जी कि अगर हम 20% और मेरा ये मानना है कि ये जो 10 सीटें हैं इसमें 20% से ऊपर ही एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, जैसी कि रिपोर्ट्स इन सारे क्षेत्रों से आ रही है। तो 20% एंटी इनकम्बेंसी पे गठबंधन की बनती है 42 सीट, जी बीएसपी की बनती है 5 सीट। तो ठीक। गठबंधन और बीएसपी मिला के 20% पे 47 सीट्स हो जाती हैं ओ और बीजेपी प्लस की यहाँ 16 सीटें बनती हैं। अच्छा। तो ये तो आपका एक सिनेरियो हो गया ठीक। 20% वाला, जी है ना। जी। चाहो तो मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं, गठबंधन हाँ 42, हाँ बीएसपी 5 जी। और बीजेपी जो है उसकी 16 सीटें। आप कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों में यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये वो 10 जिले हैं जो बीएसपी के लिए भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिले हैं। आप समझते होंगे बीएसपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नोएडा से अलग जो इलाका है उस इलाके की पार्टी है और वहां के जाटवों में उसका बहुत असर है, इसलिए वो वहां ताकतवर है। या आगरा में जहां दलितों की बड़ी आबादी है कहा जाता है वहां ताकतवर है। हो सकता है कि वहां भी ताकतवर हो, लेकिन इन 10 जिलों में बहुजन समाज पार्टी भी बहुत ताकतवर पार्टी है। और बहुजन समाजवादी पार्टी को जहां तक मुझे मिलन साहब ने बातचीत में बताया था कि करीब 25% वोट मिले थे पिछले चुनाव में इन क्षेत्रों में। तो इस क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स है, अभी भी है, इस चुनाव में भी है। उसका मताधिकार उसके पास एक हद तक है, लेकिन जो सिकुड़ा है और जहां से सिकुड़ा है वो सब हम अभी बताएंगे। जी मिलन। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया 20% वाला। जी लेकिन हम जब ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां पे संभावना बड़ी बड़ी जटिल हो जाती है। और जैसा कि कल भी आपके साथ डिस्कशन हो रहा था, आप फील्ड में घूम रहे थे, जी तो इस बार एक खबर जो बहुत जोर पकड़ रही है, मेरे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनसे मेरे पास आ रही है कि इस बार, और एक चीज लोगों ने नोटिस भी की होगी कि मायावती जी इस बार इतना एक्टिव नहीं है। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बीएसपी का वोट शेयर इस बार थोड़े गिरने की संभावना है। मैं यहाँ और जोड़ दूं, कई मैं एक्सपर्ट, यहाँ जोड़ दूं, हाँ आप देखिए कुछ करिए। हाँ जी, हाँ। इस क्षेत्र में मायावती जी भी एक्टिव है। अभी उनकी आजमगढ़ में रैली हुई है 2 दिन पहले, तो यहाँ मायावती जी एक्टिव हैं। जी जी जी। जी तो पर अब हम एक सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम जो है मतलब एक संभावना देखते हैं ठीक है। कि अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जैसा कि बीजे वोट शेयर है 18% जो है, कई लोग तो इसको 12-13 भी कहते हैं, पर मेरा मानना है कि 18 से नीचे जो है, इसको भी आप दर्ज कर ले 10 जी तारीख को देखेंगे जी कि 18 से नीचे जो है उनके जाने का जो है क्वेश्चन डज नॉट अराइज, क्योंकि 11% तो उनका कोर वोट है और 5% जैसा आप भी कह रहे थे कि कैंडिडेट अपने वजूद से लाता है, जी। तो 18% से उनके जाने की संभावना बहुत कम है। 17-18% तक जा सकती हैं वो, ठीक है। बिल्कुल जा सकती है जी। तो अब इसमें अब संभावना क्या है अगली, कि अगर उनका वोट टूटता है तो ये कहां जाएगा। तो ये तो नामुमकिन है कि ये सारा का सारा गठबंधन में चला जाए। ठीक। ये वोट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट स्प्लिट होगा। करेगा, जी थोड़ा सा स्प्लिट होएगा। तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि इनका ये जो करीब 6-7% वोट अगर टूटता है तो इसमें से कम 2% तो डेफिनेटली जो है मतलब बीजेपी को जाएगा, और 5% स्पेशली जैसे आपका माइनॉरिटी वोट है, कुछ इसमें ओबीसी वोट भी है, बिकॉज इस एरिया में गठबंधन ने जो है ओबीसी में काफी सेंध लगाई है, जैसा कि सुनने में आ रहा है। बिल्कुल 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 और सही है। जी,
तो 5% अगर इसका जो है गठबंधन में चला गया, मतलब संभावना क्या है? आर्गुमेंट को थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, हाँ, हम लोग जानते हैं कि मायावती जी के बहुत सारे उम्मीदवार माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं या सवर्णों के एफ्लुएंट क्लास से आते हैं, और वो जो टिकट लेके आते हैं तो अपनी अपनी जातियों का बहुत सारा मत लेके आते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जो साइजेबल चंक है वो माइनॉरिटी का है, यानी मुस्लिम उम्मीदवारों का है। तो निश्चित तौर पर ये सबने अध्ययन में पाया है कि इस बार मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव चूंकि समाजवादी पार्टी की ओर है, बहुत स्पष्ट रूप से है, इसलिए ये माना जा रहा है कि जो उनका 6-7% वोट इस आंकड़े में इन 10 जिलों में हमारे मिलन कुमार जी अनुमान लगा रहे हैं कि वो कम हो सकता है। तो उसमें से जो माइनॉरिटी का वोट रहा होगा वो सपा की ओर जाने वाला है। बाकी 2% का मार्जिन वो बीजेपी के गठबंधन को दे रहे हैं, जिसमें लाभार्थी वाला हिस्सा भी हो सकता है और जिसमें अपनी सोशल इंजीनियरिंग करने का जो इनका काम है, बीजेपी की अपनी मशीनरी भी करती है, पिछले चुनाव में उसने बहुत सफलतापूर्वक की थी, वो उसका लाभ हो सकता है। जी मिलन कुमार जी। तो अब इसमें जो है, तो ये तो हमने पोजीशन क्लियर कर दी कि हमने ये सिनेरियो कैसे बनाया है जी। अब अगर ये रहता है 20% एंटी इनकम्बेंसी, बीएसपी का 5% गठबंधन और 2% अगर बीजेपी में चला गया, तो यहां गठबंधन जो है ये 47-47 पर पहुंच जाता है, बीएसपी 5 पे रहती है और बीजेपी जो है ये 11 सीटों पर आ जाती है। अच्छा। मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं, गठबंधन 47, बीएसपी 5 और बीजेपी 11, टोटल 63 सीट्स हो जाती हैं। अगर हम इस बात को, इस अनुमान को मानते हैं तो ये इस तरह की संभावना इससे बन सकती है। ऐसा मिलन कुमार जी का कहना है कि अगर बीएसपी से 25% में से 7%, 8% वोट निकलता है और दोनों हिस्सों में जाता है तो ये नतीजे होंगे जो उन्होंने बताए। जी अच्छा, अब ये जो 11 सीटें हैं, तो मैंने जो है इन 11 सीटों पर थोड़ा सा और अध्ययन करा। हमने कहा भाई देखें ऐसी ये 11 सीटें कैसी हैं। तो अब डाटा ये बोलता है कि इसमें मेरा बार बार आप वो जो डेंजर जोन आप बोलते हैं, तो जब भी मैं इन आंकड़ों को देखता हूं तो वही डेंजर जोन नजरों के सामने आ जाता है। तो अब इन 11 में भी जो है मतलब 6 सीटें और इनमें जो है डेंजरस हो जाती हैं। वो कैसे, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जी कि इनमें जैसे एक खलीलाबाद सीट है, तो यहां पर जो है पार्टी जो है, तो ये काफी ये, और इसमें जो है बीजेपी ले गई थी 72,000 वोट और पीस पार्टी ले गई थी 42,000 और बीजेपी के इसमें जो है 56,000 वोट थे। तो हम 20% इनकम्बेंसी तो मान के चल रहे। इस बार पीस पार्टी का क्या हुआ है कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। ये वो सारा मतदाता शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी। जी है, हाँ। तो अब इसमें अब यहाँ क्या हो सकता है कि बिकॉज इस वाली सीट पर ट्रेडिशनली ये समाजवादी पार्टी थोड़ा वीक पड़ गई, तो अगर ये वाला इस तरफ शिफ्ट होता है, जैसे कि सब लोग आजकल टैक्टिकल वोटिंग की बात करते हैं, तो एक ये वाली सीट जो है ये बीएसपी को जा सकती है। ठीक। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है, आप भी कुछ इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे कि पदरौन की सीट जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गढ़ हुआ करता था, हालांकि वो फजील नगर में शिफ्ट हो गए हैं, वो भी इन 11 में आती। इसमें थोड़ा आपसे कुछ मैं सुनना चाहूंगा पदरौन के बारे में। जी देखिए, पडरौना में वो शिफ्ट हुए हैं। वहां का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, वहां एक आरपीएन सिंह नाम के एक बड़े लीडर इसी चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो कांग्रेस में थे, और उनके जाने से, और वो मेहनत भी कर रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में, उनका अपना प्रभाव है, उनको अपने को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मतलब नेतृत्व के सामने अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसलिए अपने को शिफ्ट किया कि उनको ये अनुमान था कि यहाँ पर उनके प्रभाव से कहीं खतरा हो सकता है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी सुरक्षित सीट में गए हैं। हालांकि वहां कल एक मारपीट की बड़ी भारी दुर्घटना हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके दर्जनों वाहन तोड़ डाले, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है, बहुत से लोगों के नाम वाम है। तो निश्चित तौर पर, और उनकी बेटी जो अभी भाजपा की सांसद है, संघ प्रिया या ऐसा कुछ नाम है, बदायूं से, वो भी मौके पर पहुंची और उन्होंने भी प्रतिवाद किया तो अपने पिता के पक्ष में। तो ये सब वहां हो रहा है, इस वजह से उन्होंने अपने लिए फाजिल नगर को सुरक्षित पाया
जहां उनको माइनॉरिटी और यादव मतदाताओं का एक बेस स्ट्रक्चर सपोर्ट मिल रहा है अपनी सजातीय मतदाताओं के अतिरिक्त। ये है उसकी वजह। जी जी, तो मैंने इसका जिक्र इसलिए करा कि ये एक उनका भी वहां पर एक अच्छा बेस है जी। तो इस सीट पर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा डाउट में डाल दिया। ठीक। फिर एक सीट आती है रुद्रपुर की। ये सीट यहाँ कांग्रेस बहुत स्ट्रांग पड़ जाती है। ठीक। अब देखिए, अब होता क्या है कि अगर बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी लगती है तो इसका बेनिफिट यहाँ कांग्रेस को मिल सकता है। तो ये वाली सीट भी, इसको भी आप नोट कर ले, रुद्रपुर की सीट ये कांग्रेस के उसमें खाते में जा सकती है। ठीक। फिर ऐसे ही जो है एक सीट आती है बरहाज करके। बरहाज, तो यहाँ पर भी, हाँ, बरहाज में भी जो है मतलब ये बीएसपी के खाते में, बिकॉज ये बीएसपी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट है। और इस सीट में क्या था कि पिछली बार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे यहाँ पे जो 18,000 वोट ले गए थे और वो थे गजेंद्र यादव जी। जी। तो अब इस बार क्या है कि इस बार इतना ज्यादा मतलब वोटों का कंसोलिडेशन जो है होने लग रहा है। बिल्कुल हुआ है। जी हाँ जी। तो जी है, तो उससे क्या होगा, इस कंसोलिडेशन से ये सीट भी बीएसपी के खाते में जा सकती है क्योंकि मार्जिन इतना नहीं है बीजेपी की। जी। ये हो गया। फिर एक सीट आती है मधुबन जो है। मधुबन भी जो है ये बीएसपी के खाते में जाती, बिकॉज पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ कांग्रेस और बीएसपी में बड़ा कड़ा मुकाबला था सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए। ठीक। और एंटी इनकम्बेंसी तो हम लगा ही रहे हैं। तो एक ये वाली जो सीट, ये भी डाउट। और 6 सीट जो है वो है चाकिया की। तो चाकिया में क्या है कि मार्जिन बहुत, चकिया जो है इसमें मार्जिन बहुत कम है, मुश्किल से 1,500 का मार्जिन है। तो ऐसी जो 1,500-2,000 वाली, वह कुछ भी हो सकता है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। ठीक बात। तो अब अगर हम ये 6 सीटें निकाल दें तो बस 5 सीटें ऐसी बनती हैं जो मैं भी जो है बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको बीजेपी को हराना असंभव है मेरे डाटा के हिसाब से। तो ये आंकड़े हैं इन 10 जिलों के जिनमें 63 सीटें हैं। और इन 63 सीटों का अगर हम इनका सामाजिक वर्गीकरण और चुनाव में पड़े हुए मतों का वर्गीकरण करते हैं तो हम इस तरह के नतीजों पर पहुंचते हैं। लेकिन ये अनुमान है, ये आकलन है और इनमें त्रुटियां हो सकती हैं। लेकिन हम इनको देखेंगे 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम इनमें क्या क्या और सुधार कर सकते हैं। इस बीच मिलन कुमार जी कुछ और कहने के लिए तत्पर हो रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। जी हाँ, इसमें जो है हम एक चीज ये देखना चाह रहे थे कि क्या ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां भाजपा का खाता नहीं खुलने की संभावना है। जरूर बताएं। इन 10 में से। जी। तो अब इसमें से क्या है कि अगर, जैसा हमने कहा, अगर ये संभावना आती है तो इनको आप नोट कर ले, फिर हम 10 तारीख को जो है इनको चेक करेंगे जी। तो इन 10 में से 7 जिले ऐसे हैं जहां एक संभावना बनती है कि शायद भाजपा का खाता भी ना खुले जी। और ये जो आपके 7 जिले हैं, ये है अंबेडकर नगर जी, आजमगढ़ जी, मऊ जी, बलिया जी, जौनपुर जी, गाजीपुर और चंदौली। तो मेरे आंकड़ों के हिसाब से ये 7 जिले ऐसे बनते हैं इन डेंजर जोन में से जहां एक संभावना बनती है कि भाजपा का जो है शायद यहाँ पर खाता ना खुले। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां जो अखिलेश यादव की इस बार की कथित सोशल इंजीनियरिंग है उसका मक्का है। ये राजभर यहीं से आते हैं और यहीं से दारा सिंह चौहान आते हैं, यहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं और यहीं अखिलेश यादव और माइनॉरिटी के वोट्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, माई कॉम्बिनेशन है जो वो बनता है। और ये वो इलाका है जिसने जो आवारा पशुओं की समस्या है उस पर सबसे ज्यादा प्रतिवाद किया है। तो इन क्षेत्रों में और तुलनात्मक रूप में ये वो इलाका है जहां 50% के आसपास पिछड़ों की आबादी है। पूरे प्रदेश का एवरेज करीब 40% है, लेकिन ये जो इलाका है इनमें 50% के आसपास पिछड़ों की आबादी है। और यहाँ सवर्णों की जो आबादी है वो बहुत श्रिंक होती है और करीब 15% 14% ही उनकी आबादी होती है। ये और बात है कि बहुत सारे कारणों से अभी पुराने सेटअप की वजह से, जो सामंती सेटअप है जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, उसकी वजह से अभी भी समाज में उनकी प्रभुता बनी हुई है और बहुत सारी जगहों पर वो लड़ते जीतते हारते हैं या चीजों को डिसाइड करते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ ये सच्चाई है कि जनता में चेतना लगातार बढ़ती जा रही है। नए नए तरीकों से उसको रोकने की कोशिश होती है। जैसे लाभार्थी वाला जो मुद्दा है, ये भी उसी तरह का एक मुद्दा है कि पिछली बार बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा तरीका था, लेकिन ये कोई स्थायी भाव नहीं है। ये सब किसी एक चुनाव में या किसी एक दौर में इनका मतलब होता है। जो परमानेंट चीज है वो है सामंतवाद के विरुद्ध इन जातियों में, इन समाज के इन वर्गों में पनपने वाली चेतना, उसका लगातार विकास। उसमें से जो तमाम पढ़ा लिखा जो तबका निकलता है, जो पढ़ लिख जाता है, जो नौकरियों वगैरह में जा पाता है या नौकरियों के लिए संघर्ष करता रहता है, वो अपनी चेतना को अपने समाज में बांटते हैं। और वो उनमें से बहुत सारे लोग मतलब सांगठनिक तौर पर भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग असंगठित तौर पर ऐसा अनवरत करते रहते हैं। तो ये एक सतत सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता, समय लगता है उसमें जरूर। तो उससे ये आंकड़े पैदा होते हैं। और किसी एक चुनाव से में कोई एक आंकड़ा उसको अगर कहीं अतीत में हमें मिल जाए तो उसको रेफरेंस के तौर पर, जिद के तौर पर नहीं लेना चाहिए। उनमें बहुत सारे फेरबदल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो हम अभी आंक रहे हों इनमें इसकी जगह थोड़े से और दूसरी चीजें आ सकते हैं एक चुनाव में, लेकिन वो स्थायी नहीं है। वो देर सवेर उनमें बदलाव होगा ही होगा। और ये वो इलाका है जो उत्तरी बिहार से मिलता है, जिस इलाके में आपको याद होगा कि जो हमारे बिहार में तेजस्वी यादव हैं, उनका स्ट्राइक रेट इसी इलाके में 60% से बेहतर था। तो ये एक दूसरे से सटे हुए इलाके हैं, इनका सामाजिक कैरेक्टर एक जैसा है, यहाँ की चेतना, सामाजिक चेतना एक जैसी है, और यहाँ के नतीजे भी बहुत ही आसपास होते हैं। तो मिलन कुमार जी, बड़ी मजेदार आपने दिलचस्प आज सूचनाएं दी हैं। उम्मीद है पाठकों को पसंद आएंगी। रोकते हैं फिर अगले, कल तो हम लोग फील्ड में रहेंगे तो वहां से आपसे बात होगी, और कल वोटिंग है एक, इसमें से एक चरण की। तो देखते हैं फिर हम लोग फिर नई एनालिसिस आपकी देखेंगे, उसको लेके दर्शकों तक पहुंचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।